कल्पना कीजिए कि महज 1 घंटे की बारिश किसी की जीवन भर की कमाई को पूरी तरह तबाह कर दे। एकदम सच बात है, मतलब इंसान तो टूट ही जाएगा। बिल्कुल, खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाए, घर का राशन खत्म हो जाए और भविष्य पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाए। ऐसे में इंसान मदद के लिए किसके पास जाता है? जाहिर है सबसे पहले तो लोग सरकार की तरफ देखते हैं या किसी बीमा कंपनी के पास जाते हैं। हाँ, या शायद अपने रिश्तेदारों के पास मदद मांगने चले जाते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोई इंसान इन सारे रास्तों को छोड़कर सीधे ईश्वर को ही खत लिख डाले। ये तो मतलब बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात है ना? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे उस खत के जवाब में पैसे भी मिल जाए। तो चलिए आज के इस गहन चर्चा में इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम जिन पन्नों को पलट रहे हैं ना, वो पहली नजर में किसी स्कूल की किताब के साधारण पाठ लग सकते हैं। हाँ, वो जीएल फ्यूंटेस की मशहूर कहानी है ना, अ लेटर टू गॉड। एकदम सही। हम उसी कहानी और इससे साथ ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 बेहतरीन कविताओं का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके भीतर इंसानी फितरत, आस्था के अंधेपन और प्रकृति के साथ हमारे टकराव का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। देखिए, इस कहानी और इन कविताओं को एक साथ रखकर देखना मेरा मानना है कि एक बहुत ही अलग अनुभव है, क्योंकि ये चर्चा मतलब ये सिर्फ एक कहानी का सारांश नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इस बारे में है कि कैसे इंसान का विश्वास काम करता है, कैसे हमारा दिमाग दुनिया को देखता है और कैसे हम प्रकृति के इशारों को अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ लेते हैं। हाँ, मतलब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और कैसे हमारी खुद की उम्मीदें ही अक्सर हमारे सबसे बड़े दुखों या कह लीजिए सबसे बड़ी खुशियों का कारण बन जाती हैं। आज हम आस्था की उस परत को हटाएंगे जहां चीजें सिर्फ सफेद या काली दिखती हैं, और इंसान की उस जटिलता को समझेंगे जहां आस्था भी एक तरह का अहंकार बन सकती है। और यहीं से इस विषय का असली रोमांच शुरू होता है। बिल्कुल शुरू होता है। तो सीधे उस घाटी में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। कहानी का मुख्य किरदार है लेंचो। हमारे स्रोत में उसे एक बैल की तरह काम करने वाला इंसान, मतलब एन ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया है। हाँ, वो बहुत मेहनती है। और इसका घर पूरी घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बिल्कुल अकेला है। ये जो अकेलापन है ना, ये बहुत कुछ कहता है। वहां से वो अपनी पकी हुई मकई की फसल देख सकता है और उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है। एक अच्छी बारिश की। हाँ, बस एक अच्छी बारिश। लेंचो का ये अकेलापन और उसकी अथाह मेहनत उसे प्रकृति के बहुत करीब ले आती है। वो आसमान देखकर ही अनुमान लगा लेता है कि बारिश होने वाली है। सही कहा। लेकिन जब बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती हैं, तो स्रोत के अनुसार लेंचो का जो नजरिया है ना, वो बहुत ध्यान देने लायक है। अरे हाँ, वो बूंदों को पानी नहीं कहता। बिल्कुल नहीं। वो बारिश की बड़ी बूंदों को 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदों को 5 सेंट कहता है। ये तो बहुत ही भौतिकवादी नजरिया हो गया है ना। वो आसमान से गिरते हुए पानी को पानी की तरह नहीं देख रहा, बल्कि सीधे तौर पर नकदी या दौलत की तरह देख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में कोई निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाता है। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। मतलब जैसे ही बाजार में अचानक उछाल आता है ना, और पोर्टफोलियो का ग्राफ हरा होने लगता है, तो इंसान को उस ग्राफ में सिर्फ नंबर थोड़ी दिखते हैं। उसे तो अपना मुनाफा दिखने लगता है। बिल्कुल, उसे अपना आने वाला मुनाफा, अपनी नई कार या अपना नया घर दिखने लगता है। वो मानसिक रूप से उन पैसों को खर्च करना भी शुरू कर देता है। लेंचो भी उस बारिश में अपना भविष्य, अपनी समृद्धि देख रहा था। सही बात है। उसे लगा कि वो दौलत उसकी हो चुकी है। हाँ, वो खुद को उन सिक्कों का हकदार मान बैठा था। और ये जो हकदारी या जो एंटाइटलमेंट की भावना है ना, ये यहाँ बहुत गहरी है। देखिए, जब निवेशक शेयर बाजार का हरा ग्राफ देखता है तो वो सोचता है कि उसने ये पैसा कमा लिया है। और जब अचानक बाजार क्रैश होता है तो उसे सिर्फ नुकसान का एहसास नहीं होता, उसे लगता है कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। अरे बाप रे, हाँ, ये तो बहुत ही सटीक बात कही आपने। लेकिन प्रकृति किसी की हकदारी नहीं मानती। लेंचो की वो बारिश अचानक एक भयंकर ओलावृष्टि में बदल जाती है, और ओलावृष्टि का ये वर्णन स्रोत में बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। वो बच्चों वाला हिस्सा ना? हाँ, जब ओले गिरने लगते हैं तो बच्चे उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर भागते हैं। उन्हें वे ओले नए चांदी के सिक्के या जमे हुए मोती लगते हैं। फ्रोजन पर्ल्स। हाँ बिल्कुल। जब हालात अचानक बिगड़ते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उस तबाही को स्वीकार ही नहीं कर पाता। इंसान तबाही में भी कुछ मूल्यवान ढूंढने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि शायद ये नुकसान नहीं, कोई नया चमत्कार है। लेकिन चमत्कार तो नहीं हुआ, वो एक शुद्ध तबाही थी। और पता है, इस शैक्षणिक स्रोत में इसी हिस्से के साथ तूफानों के विभिन्न प्रकारों का भी जिक्र किया गया है। हाँ, वो तूफानों के नाम
हाँ, जैसे गेल साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो और टाइफून। शुरू में जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि ये तो सिर्फ एक भौगोलिक जानकारी है जो बच्चों को रटाने के लिए दी गई है। अक्सर लोगों को ऐसे ही लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा इस कहानी के बीच में ये सब क्यों? स्रोत ने ये सोची यहाँ क्यों दी है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। असल में ये विज्ञान और इंसानी अनुभव के बीच का जो अंतर है ना, उसे दिखाने के लिए है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इंसान ने प्रकृति के विनाशकारी रूपों को अलग अलग नाम दिए हैं, उनकी गति नापी है, उन्हें श्रेणियों में बांटा है। हाँ, वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 वैसा कुछ। बिल्कुल। लेकिन क्यों? क्योंकि नामकरण करने से, चीजों को वैज्ञानिक खांचों में बांटने से हमें यह भ्रम होता है कि हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं या कम से कम उसे समझ सकते हैं। हमें लगता है कि सब हमारे कंट्रोल में है। हाँ, जब हम टीवी पर सुनते हैं कि कैटेगरी 4 का हरिकेन आ रहा है, तो हमें लगता है कि हमें पता है क्या होने वाला है। लेकिन लंचो के पास ये वैज्ञानिक शब्दावली नहीं थी। उसका नजरिया तो पूरी तरह से पौराणिक या कह लीजिए माइथोलॉजिकल था। एकदम सही। जब तूफान थमा तो उसने कहा कि टिड्डियों के दल, मतलब प्लेग ऑफ लोकस्ट ने भी इससे ज्यादा कुछ छोड़ दिया होता। हाँ, उसके लिए साइक्लोन या टॉर्नेडो नहीं था, उसके लिए तो ये सीधे तौर पर कोई दैवीय प्रकोप था, प्रकृति का गुस्सा था। बिल्कुल। और 1 घंटे की उस ओलावृष्टि ने सच में सब कुछ खत्म कर दिया। कहानी में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक इस्तेमाल हुआ है यहाँ। स्रोत कहता है कि पूरा खेत ऐसे सफेद हो गया जैसे वो नमक से ढका हो। नमक? हाँ, ये बहुत ही गहरा मेटाफर है ना? बर्फ की चादर को सफेद चादर, चांदी या रुई भी तो कहा जा सकता था, लेकिन नमक क्यों? क्योंकि नमक जमीन को मार देता है। बिल्कुल, शायद इसलिए क्योंकि नमक जमीन की नमी सोख लेता है, उसे बंजर बना देता है, वहाँ कुछ उगने नहीं देता। लेंचो का खेत सिर्फ सफेद नहीं हुआ था, उसके सारी उम्मीदें ही बंजर हो गई थीं। और उस बंजर जमीन और उजड़ी हुई फसल के बीच लेंचो के पास जमीनी स्तर पर मदद मांगने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। और देखिए, जब धरती के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान आसमान की तरफ देखता है। लेंचो ने जो किया वो मानवीय मनोविज्ञान का एक चरम उदाहरण है। उसने सीधे ईश्वर को खत लिख दिया। हाँ, वो पोस्ट ऑफिस जाता है और सीधे ईश्वर को एक पत्र लिखता है। लिफाफे पर पता लिखता है टू गॉड, और अंदर लिखता है कि उसे अपना खेत दोबारा बोने और अगली फसल आने तक जिंदा रहने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। अब यहाँ मुझे एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। मतलब स्रोत कहता है कि वो बैल की तरह खेतों में काम करता है, फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता है। ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है ना? और अपनी बेबसी को शब्दों में ढालना, एक लिफाफे पर भगवान का नाम लिखकर उसे डाक के डब्बे में डाल देना, ये एक अजीब तरह का आत्मविश्वास है। जय शायद एक हताशा है। हाँ, वो भी हो सकता है। पर जब ये पत्र डाकघर पहुंचता है तो एक डाकिया उसे देखकर जोर जोर से हंसता है। और जाहिर है, मतलब किसी भी सामान्य इंसान के लिए ये एक मजाक ही तो है। बिल्कुल, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में भगवान का पता थोड़ी देखा होता है। वही तो। फिर वो पत्र अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास ले जाता है और यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। पोस्टमास्टर, जो स्रोत के अनुसार एक मोटा और मिलनसार मतलब एमिएबल व्यक्ति है, उसकी प्रतिक्रिया कहानी का एक बहुत अहम बिंदु है। हाँ, वो भी तो पहले हंसता है ना? पहले तो वो भी जोर से हंसता है, लेकिन अचानक वो गंभीर हो जाता है। वो उस पत्र की स्याही में छिपी उस अडिग आस्था को देख लेता है। वो फैसला करता है कि इस व्यक्ति का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, अपने वेतन का एक हिस्सा देता है और अपने दोस्तों से इसे एक नेक काम, एक एक्ट ऑफ चैरिटी समझकर कुछ दान देने को कहता है। सब मिलकर पैसे जमा करते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं इस पूरी कहानी को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। देखिए, अगर मैं लेंचो के नजरिए से न देखकर एक बाहरी इंसान की तरह इस स्रोत को पढूं, तो लेंचो कोई सीधा साधा भोला इंसान नहीं है। मुझे तो वो बहुत ही स्वार्थी, अहंकारी और एहसान फरामोश व्यक्ति लगा। अरे, ये तो बहुत अलग नजरिया है। कैसे? जरा सोचिए, वो पोस्टमास्टर तमाम कोशिशों के बावजूद 100 पैसों नहीं बल्कि सिर्फ 70 पैसों इकट्ठा कर पाता है। वो उन पैसों को लिफाफे में डालता है और हस्ताक्षर के रूप में सिर्फ एक शब्द लिखता है, गॉड। हाँ, भगवान के नाम से भेज देता है। और जब लेंचो अगले रविवार को पैसे लेने आता है तो उसे पैसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। कोई आम इंसान होता तो चमत्कार मानकर जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन लेंचो वो पैसे गिनता है और क्रोधित हो जाता है। कोई इंसान इतना अंधा और असंतोषी कैसे हो सकता है?
जो आपको स्वार्थ और एहसान फरामोशी लग रही है ना, दरअसल यही पूर्ण आस्था का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक पहलू है। मतलब आस्था खतरनाक कैसे हो सकती है? देखिए, जब किसी इंसान को ये विश्वास हो जाए कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सीधे तौर पर उसकी ऋणी है या उसका ख्याल रख रही है, तो वो इंसानों की मदद को अनदेखा कर देता है। ओहो, मतलब उसे लगा कि भगवान तो पैसे देंगे ही। बिल्कुल। लेंचो के लिए भगवान से 100 पेसो मांगना कोई प्रार्थना थोड़ी थी, ये तो एक तरह का डिमांड ड्राफ्ट था। डिमांड ड्राफ्ट, ये सही कहा आपने। उसे लगता है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती और भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब पैसे कम निकलते हैं तो उसका दिमाग ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि भगवान ने कम पैसे भेजे होंगे। उसे लगता है कि बीच में किसी ने गड़बड़ की है। हाँ, उसे लगता है कि बीच में किसी इंसान ने चोरी कर ली। ये तो सच में चौंकाने वाला नजरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी परम आस्था ही उसके अविश्वास का कारण बन गई। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। उसने ईश्वर पर इतना ज्यादा भरोसा किया कि उसे बाकी इंसानों पर शक होने लगा। और क्या, ये मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना नहीं है? विडंबना यानी आयरनी। हाँ। साहित्य में विडंबना या आयरनी उसी को कहते हैं जहाँ उम्मीद के बिल्कुल विपरीत कुछ घटित हो। लेंचो तुरंत एक और पत्र लिखता है। इस बार वो भगवान से कहता है कि मुझे बाकी बचे हुए 30 पैसों भी भेज दो, लेकिन डाक से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है, अ बंच ऑफ क्रुक्स हैं। हे भगवान, ये तो सच में विडंबना की चरम सीमा है। मतलब जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की, इंसानियत दिखाई, वही उसकी नजर में चोर बन गए। यही तो बात है। जो संघर्ष इंसान और प्रकृति के बीच शुरू हुआ था, वो लेंचो के दिमाग में इंसानों के बीच के संघर्ष में बदल गया। पूर्ण आस्था ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो असल दुनिया की अच्छाई को देख ही नहीं पाया। ये तो एक बहुत ही गहरा अहम मोमेंट है मेरे लिए, और शायद इसीलिए इस शैक्षणिक स्रोत ने कहानी के ठीक बाद एक बहुत ही व्यावहारिक गतिविधि को शामिल किया है। वो मनी ऑर्डर वाली एक्टिविटी। हाँ, मुझे पहले वो बहुत अजीब लग रही थी कि कहानी के बीच में ये फॉर्म भरना क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन अब इसका अर्थ समझ आ रहा है। इसमें पाठकों को ये सिखाया गया है कि पोस्ट ऑफिस जाकर असल जिंदगी में मनी ऑर्डर कैसे भेजा जाता है। देखिए, ये गतिविधि सिर्फ एक साधारण स्कूल का अभ्यास नहीं है। तो और क्या है? अगर हम इसके पीछे छिपे अर्थ को समझे तो एक कहानी के मुख्य विषय पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। कहानी में लेंचो ने क्या किया? उसने सीधे भगवान को पत्र लिखा। हाँ, कोई नियम नहीं, कोई बिचौलियां नहीं। बिल्कुल। इसे हम कच्ची आस्था या रॉ फेथ कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत हमें मनी ऑर्डर का फॉर्म भरना सिखा रहा है। ये संस्थागत आस्था या कहिए इंस्टीट्यूशनल फेथ का प्रतीक है। चलिए इसे थोड़ा और सरल करते हैं। जब कोई इंसान पोस्ट ऑफिस जाकर काउंटर क्लर्क से 50 पैसे देकर मनी ऑर्डर का फॉर्म खरीदता है, उसमें एक पावती भरता है और अपने खून पसीने की कमाई किसी अजनबी क्लर्क के हाथ में सौंप देता है, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो विश्वास कर रहा है। बिल्कुल, वो एक सिस्टम पर, एक व्यवस्था पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहा है। वो मानकर चल रहा है कि ये कागज का टुकड़ा, ये मोहर और ये डाक व्यवस्था उसके पैसे सही जगह पहुंचा देगी। और लेंचो ने इसी व्यवस्था को खारिज कर दिया था। हाँ, उसने तो सिस्टम पर शक किया। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे सिस्टम्स पर विश्वास करते हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट, ये सब संस्थागत विश्वास के ही तो उदाहरण है। सही बात है। स्रोत ये विषमता दिखा रहा है कि लेंचो भगवान पर विश्वास करता था, लेकिन इंसानी व्यवस्था पर नहीं। जबकि असल जिंदगी में हमें समाज को चलाने के लिए इसी इंसानी व्यवस्था, इसकी मनी ऑर्डर के सिस्टम पर विश्वास करना पड़ता है। विश्वास के बिना कोई समाज, कोई व्यवस्था काम कर ही नहीं सकती। और आपको पता है, मनी ऑर्डर वाले फॉर्म में एक हिस्सा होता है स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब संदेश लिखने की जगह। हाँ, वो छोटा सा बॉक्स। लेंचो ने पूरे आसमान को, पूरे ब्रह्मांड को अपना स्पेस फॉर कम्युनिकेशन बना लिया था, जहां वो ईश्वर से अपनी शर्तें मनवा रहा था। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। लेकिन असल जिंदगी में हमारी शिकायतें, हमारी उम्मीदें एक छोटे से बॉक्स में सिमट जाती हैं, जिसे हमें बहुत सोच समझ कर भरना होता है। ये कल्पना की असीमित उड़ान और यथार्थ की जमीनी सच्चाई का एक बहुत ही शानदार टकराव है। बिल्कुल, और ये टकराव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। लेंचो ने जीवन देने वाली बारिश को देखा और उसमें अपने लालच को, अपने पैसों को तलाशा। हाँ। और जब प्रकृति ने अपना कठोर रूप दिखाया तो उसकी आस्था ने उसे अंदर से कड़वा बना दिया। तो चलिए इस पूरी स्थिति को बिल्कुल पलट देते हैं। वो कैसे? क्या हो अगर प्रकृति हमें कुछ ऐसा दे जो पारंपरिक रूप से जहरीला या अशुभ माना जाता हो,
लेकिन इंसान का नजरिया उसे एक वरदान में बदल दे। हाँ, मैं समझ गया आप कहाँ जा रही हैं। हाँ, और यहीं पर ये स्रोत हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो कालजयी कविताओं की तरफ ले जाता है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। लेंचो की मानसिकता को समझने के बाद फ्रॉस्ट की कविताएं बिल्कुल नए अर्थ में सामने आती हैं। बिल्कुल सही। फ्रॉस्ट की कविताएं लेंचो की कहानी का एक सटीक मनोवैज्ञानिक जवाब है। डस्ट ऑफ स्नो की बात करें तो ये महज 8 पंक्तियों की कविता है, लेकिन ये इंसानी नजरिए की पूरी थ्योरी को बदल कर रख देती है। वो कैसे? इस कविता में कवि बहुत उदास है, उसका पूरा दिन किसी दुख या निराशा में डूबा हुआ है। वो एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा है और ध्यान देने वाली बात ये है कि हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है। जहरीला पेड़। तभी एक कौवा उस पेड़ की डाल हिलाता है और बर्फ की कुछ धूल यानी डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरती है और अचानक कवि का मिजाज बदल जाता है। उसका बचा हुआ दिन बर्बाद होने से बच जाता है। अरे वाह, इस छोटे से दृश्य में कितनी बड़ी बात छिपी है ना? अगर हम साहित्य के इतिहास को देखें तो कवि हमेशा अपनी कविताओं में ओक, पाइन या मेपल जैसे सुंदर पेड़ों का जिक्र करते हैं। वे कोयल, बुलबुल या मोर जैसे सुंदर पक्षियों पर लिखते हैं जो प्यार या वसंत का प्रतीक होते हैं। बिल्कुल पारंपरिक प्रतीक। लेकिन फ्रॉस्ट ने एक जहरीले पेड़ और एक कौवे को चुना। हमारी संस्कृति में भी तो कौवे को अक्सर अशुभ या कर्कश माना जाता है। तो क्या फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि हम अक्सर गलत जगहों पर उम्मीद और गलत जगहों पर निराशा तलाशते हैं? यही तो फ्रॉस्ट की असली प्रतिभा है। लेंचो ने सफेद ओलों में अपनी तबाही देखी, जबकि फ्रॉस्ट ने उसी सफेद बर्फ की धूल में अपना उद्धार देखा। क्या बात है, दोनों जगह बर्फ लेकिन नजरिया अलग। फ्रॉस्ट ये साबित करते हैं कि प्रकृति का कोई भी हिस्सा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। एक जहरीला पेड़ और एक अशुभ पक्षी भी आपके जीवन में खुशी का पल ला सकते हैं, बशर्ते आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की बनावट है कि हम किस चीज को कैसे ग्रहण करते हैं। चीजों का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं होता, हम ही उन्हें अर्थ देते हैं। और जब हम दिमाग की बनावट और इंसानी चरम की बात करते हैं ना, तो फ्रॉस्ट की दूसरी कविता फायर एंड आइस लेंचो के मनोविज्ञान की परतें पूरी तरह से उधेड़ कर रख देती है। हाँ, वो कविता बहुत गहरी है। इस कविता में फ्रॉस्ट कहते हैं कि दुनिया 2 तरीकों से खत्म हो सकती है, या तो आग से या फिर बर्फ से। ये सिर्फ किसी भौतिक या भौगोलिक विनाश की बात नहीं हो रही है, ये इंसानी भावनाओं की विनाश की बात है। बिल्कुल। और अगर हम इन प्रतीकों को लेंचो के चरित्र पर लागू करें तो ये एक आईने की तरह काम करता है। वो कैसे? लेंचो में आग कहाँ है? कविता में आग इंसान की असीमित इच्छाओं, लालच और हकदारी का प्रतीक है। लेंचो के मन में बारिश की बूंदों को सिक्के समझने का जो लालच था और पैसे कम मिलने पर जो उसका उबलता हुआ क्रोध था, वो उसी आग की तरह है जो इंसान को अंदर से जलाती है और उसे स्वार्थी बना देती है। तो फिर बर्फ क्या है? बर्फ नफरत, अविश्वास और संवेदनहीनता का प्रतीक है। अच्छा, तो लेंचो ने जब उन पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहा, जिन्होंने अपने वेतन से पैसे काटकर उसकी मदद की थी, तो क्या वो उसके अंदर की बर्फ थी? एकदम सही पकड़ा आपने, वो उसके अंदर की बर्फी थी। उसका मन इतना ठंडा और संवेदनहीन हो चुका था कि वो किसी इंसान की अच्छाई की गर्माहट को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो जम चुका था। बाप रे, ये तो बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये विश्लेषण कहानी और कविताओं को एक नए मुकाम पर ले जाता है। लेंचो की भौतिक दुनिया को ओलावृष्टि ने नष्ट किया, जो कि बर्फ का ही एक रूप है। हाँ। लेकिन कहानी के अंत में उसके अपने ही लालच की आग और अविश्वास की बर्फ ने उस इंसानियत को नष्ट कर दिया जो उस डाकघर में मौजूद थी। सच में। प्रकृति का तूफान तो 1 घंटे में गुजर गया, लेकिन इंसानी स्वभाव का जो तूफान था, वो आग और बर्फ का मिश्रण, वो हमेशा के लिए तबाही मचा गया। इंसान खुद ही अपने विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया। ये सब सुनकर दिमाग सच में सुन्न हो जाता है। हमने एक साधारण सी किसान की कहानी, एक मनी ऑर्डर के फॉर्म और कुछ छोटी कविताओं से शुरुआत की थी, और देखिए हम इंसानी फितरत के कितने गहरे पानी में उतर गए। तो यही तो अच्छे साहित्य की पहचान है। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि हमारा नजरिया ही हमारी वास्तविकता तय करता है। सही बात है। लेंचो की तरह हम भी कई बार अपनी मान्यताओं में, अपनी आस्थाओं में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें जमीनी सच्चाई या दूसरों की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती।
हम बिना सोचे समझे सिस्टम को या लोगों को विलेन बना देते हैं। और आज के इस सूचनाओं से भरे दौर में, जहां हर कोई अपने नजरिए को ही परम सत्य मानता है, ये कहानी अंधविश्वास और आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग के बीच के अंतर को समझने के लिए बहुत प्रासंगिक है। देखिए, आस्था होना बहुत अच्छी बात है। ये इंसान को मुश्किल वक्त में खड़े रहने की ताकत देती है, उसे टूटने से बचाती है। हाँ, उम्मीद देती है। लेकिन जब वो आस्था आपको वास्तविकता देखने से रोक दे, जब वो आपको उन लोगों का ही दुश्मन बना दे जो असल में आपका भला चाहते हैं, तो रुक कर अपने विचारों पर सवाल उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। हमें अपनी आग और बर्फ को पहचानना होगा। क्या बात है, हमें अपनी आग और बर्फ को पहचानना होगा। तो चलिए आज के इस विचार मंथन को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल यहीं छोड़ देते हैं, जिस पर आप लोग आराम से बैठकर विचार कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल तो बनता है। कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है जहां लेंचो अपना दूसरा पत्र मेल बॉक्स में डालता है, लेकिन जरा उस पोस्टमास्टर के बारे में सोचिए। वो व्यक्ति जिसने अपनी जेब से पैसे देकर लेंचो के लिए चमत्कार करने की कोशिश की थी। बिल्कुल। जब वो पोस्टमास्टर उस मेल बॉक्स को खोलेगा, जब वो बड़े उत्साह के साथ लेंचो का दूसरा पत्र पढ़ेगा, ये सोच करके कि लेंचो ने धन्यवाद लिखा होगा, और तब वो देखेगा कि लेंचो ने उसे और उसके दोस्तों को बदमाशों का झुंड कहा है, तब उस पोस्टमास्टर के मन में क्या चलेगा? ये तो मतलब दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी उसके लिए। क्या इंसानियत और दान पुण्य पर से उसका विश्वास हमेशा के लिए नहीं उठ जाएगा? या क्या वो ये सोचकर मुस्कुरा देगा कि सच्ची मदद सिर्फ वही है जिसमें धन्यवाद की कोई उम्मीद ना हो? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी सवाल के साथ आज के विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।